Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Hub. Myself Miss Priya and I am here with my class 10th video. The subject is history and the chapter is Rise of Nationalism in Europe. So in this video we are going to discuss about the aristocracy and the new middle class. In my previous video I have given the intro part of the nationalism in Europe कि nationalism की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसका मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था. जिन्होंने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं. ओके, so those who are watching my video for the first time now, please make sure to subscribe my channel. Okay, so socially and politically a landed aristocracy was the dominant class on the continent. तो आप लोग क्लास 9 से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं ना, एरिस्टोक्रेसी इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. यू गाइस हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट एरिस्टोक्रेट्स. शायद कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, चलिए मैं बता ही देती हूँ. एरिस्टोक्रेट्स होते कौन से हैं? जो राजशाही परिवार से संबंधित होते हैं या जो संबंध रखते हैं, जो राजा की फैमिली से होते हैं, जो रिच होते हैं ना. आपने अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन याद होगा तो हमने उसमें 3 स्टेट पढ़े थे. थर्ड स्टेट, ठीक है, फिर इसके बाद नोबल्समैन थे और इसके ऊपर कौन थे? क्लर्जीज एंड किंग्स थे. तो क्या हो गया? तो जो आपकी फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, जो आपके फर्स्ट स्टेट जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं एरिस्टोक्रेट्स. ओके, एंड आई होप, इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 9th का कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दैट्स वाई एवरी टाइम ईस्ट टीचर यूज टू से कि प्लीज़ 9th क्लास को बहुत सीरियसली पढ़िए ताकि 10th में आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके. तो यहाँ पे हम 9th की बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट. The members of this class were united by a common way of life that cut across all regional divisions. They owned estates in the countryside and also town houses. They spoke French for purpose of diplomacy and in high society. Their families were often connected by ties of marriage. This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. इतना लेंदी टॉपिक मैम ने पढ़ दिया, इतना लेंदी पैराग्राफ पढ़ दिया, तो चलिए अब डिस्कस भी कर लेते हैं. ओके, तो ये जो टॉपिक है ना पूरा, ये कहीं ना कहीं हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत अच्छे एग्जांपल देता है. दिस इज द ओनली रीजन व्हाई फ्रेंच रेवोल्यूशन इज गिवन इन द बिफोर दैट टॉपिक. के इंट्रोडक्शन देने से पहले हमने चैप्टर तो पढ़ा ना, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पर इससे पहले हमें राइज ऑफ नेशनलिज्म की हमने बात की, पर नेशनलिज्म अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं यूरोप में. इससे पहले ही फ्रेंच रेवोल्यूशन दे दिया. तो क्या कह रहा है कि सोशली तौर पे, मतलब सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे एरिस्टोक्रेट्स कौन होते थे? जो डोमिनेंट क्लास से बिलोंग करते थे. डोमिनेंट क्लास में अगर हम बात करते हैं तो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर आपके लिए मैं फ्रेम कर देती हूँ, जिसमें हम लोग मार्जिनलाइज सेक्शन पे अगर हम लोग देखते थे डोमिनेंट, अगर पिरामिड की हम बात करते हैं तो ये हो जाता है, ये हमारे क्या हो जाता है? डोमिनेंट क्लास, जिन्हें हम लोग क्या कहते थे? फर्स्ट ई स्टेट के नाम से भी जानते थे. ओके, फिर सेकेंड ई स्टेट होता था एंड आफ्टर दैट थर्ड ई स्टेट. ध्यान से देखिएगा. तो ये जो डोमिनेंट क्लास के जो होते थे ना एरिस्टोक्रेट्स, इनका क्या था? ये बहुत न्यूमेरिकली बहुत कम थे. अगर हम इनका एरिया भी देखते हैं पिरामिड में तो इनका एरिया क्या है? कम है. ये अपने एरिया जानबूझ के कम रखते थे. जानते हैं क्यों? क्योंकि क्या होता था, ये बहुत सोशलाइज तो होते ही थे, बट क्या था, इनका ये मानना था दोज हु आर हैविंग सिल्वर स्पून इन देयर माउथ बाय बर्थ, जो जन्म से ही चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, ओनली दे आर एबल टू बी इन एरिस्टोक्रेट्स कैटेगरी. इनका ये मानना था कि एरिस्टोक्रेट्स कहलाने का सिर्फ उन्हें ही है जो बाय बर्थ रिच हों. ओके, इसके लिए ये क्या करते थे कि ये आउट ऑफ वे भी जाते थे. मतलब जैसे आप मान लीजिए कि एरिस्टोक्रेसी की अगर हम बात करें तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा है, ऑस्ट्रिया में देखा है, जर्मनी में देखेंगे, आपका ब्रिटेन हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स अगर हम बात करते हैं, स्टेट्स की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें एरिस्टोक्रेट्स वर्ड पढ़ने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे कि ये आपस में ही शादियां करते थे. आपस में मतलब फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री के किंग से, किंग फैमिली से ये अपने आप को रिलेट करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि एरिस्टोक्रेट्स सिर्फ वही हैं जो बाय बर्थ रिच हो, जिसकी वजह से क्या होता था कि ये अदर क्लास के लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे. दिस इज द ओनली रीजन वाई दे वर क्लासिफाइड एज डोमिनेंट क्लास. ठीक है ना, इन्हें क्या कहा गया? डोमिनेंट क्लास कहा गया. बाकी इनके नीचे के स्तर के जितने भी लोग थे उन्हें क्या करते थे? उन्हें वो डोमिनेंट करते थे, नीचा दिखाते थे, इसलिए इन्हें डोमिनेंट क्लास में रखा गया. आपको एक एग्जाम्पल से समझा दूँ, शायद क्लियर हो जाए. अगर आप क्लास 9 के फ्रेंच रेवोल्यूशन में जाते हैं तो आपने उसमें लुई 16 पढ़ा होगा. लुई 16 से ही चैप्टर स्टार्ट हुआ है. ओके, तो आपने लुई 16 को जाना. अगर आप अपना लुई 16 वाला दिमाग अगर आप लगाते हैं तो आपको याद होगा कि लुई 16 कहाँ के थे? फ्रांस के थे. ओके, उनकी वाइफ कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की. ऑस्ट्रिया की वो प्रिंसेस थी. तो फ्रेंच वाले ने कहाँ से शादी की? ऑस्ट्रिया से किया. ठीक है ना, ऑस्ट्रिया की लड़की से किया. तो यहाँ पे क्या हो गया? इन्होंने
ऑलरेडी इनका रीजनल डिवीजन हो जाता था, बट इसके बाद भी इन्होंने क्या किया, एक राजा जो थे, एक जो राजकुमार था, उसने किससे शादी किया, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से किया। तो यहाँ पे इनका रिलेशनशिप बॉन्ड हुआ ना। तो इस तरीके से क्या करते थे कि अगर ये आउट ऑफ कंट्री भी जाते थे तो ये राजशाही परिवार ही ढूंढते थे ताकि वो मैरिजेस कर करके क्या कर सके, अपने बॉन्ड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। और जब ये आपस में मिलते थे पार्टी वगैरह में, तो इनकी जो वे ऑफ स्पीकिंग होती थी, ये नॉर्मली फ्रेंच लैंग्वेज को ही अपना माध्यम बनाते थे बात करने के लिए। ओके, तो इनकी फैमिलीज कनेक्टेड थी शादियों की वजह से। ऑफ दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप। जाहिर सी बात है, अगर आज के टाइम में हम देखते हैं तो अगर हमें यूपी के ही अगर अपने ही एरिया का कोई शादी करने वाला नहीं दिखता, अच्छा लड़का नहीं मिलता, तो क्या करते हैं माँ बाप, दूसरे स्टेट में देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता था, हम स्टेट से स्टेट करके अपने न्यूमेरिकली अपने आप को बढ़ा देते हैं। बट ये क्या थे, ये अगर अपने रीजन में नहीं मिलता था तो ये दूसरे कंट्री में चले जाते थे। बट क्या करते थे, सिर्फ राजशाही परिवार ढूंढते थे, मतलब रिच से ही बात करते थे। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मिडिल क्लास और लोअर क्लास पीपल। ओके ओके, द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप बाय द पीसेंट्री। अभी जब मैंने पिरामिड बनाया था तो आपको ध्यान होगा, जो लास्ट मैंने 2 क्लासेस दिखाए थे उनका एरिया ज़्यादा था। तो ज़्यादातर मेजॉरिटी जो थी पॉपुलेशन की वो किन की थी, पीसेंट्री लोग की थी। पीसेंट्स कौन होते थे, जो खेती बाड़ी करते थे। ओके, टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फॉर्म बाय टेनेंट्स स्मॉल ओनर्स, व्हाइल इन ईस्ट एंड द सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द वास्ट ईस्ट स्टेट्स व्हिच वर कल्टिवेटेड बाय सर्व्स। तो सर्व क्या होते थे, जो कंपेयर टू दिस स्लेव के ही होते थे, बट स्लेव जो होते थे वो गुलामगिरी लिखवा देते थे, गुलाम हो जाते थे। और जो सर्व्स होते थे उनके पास कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन होती थी, या फिर अगर उन्हें ज़मीन दे दी जाती थी तो वो वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे। ओके, तो बेसिकली जो हमारे एरिस्टोक्रेट्स थे वो अपनी इनकम के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, पीसेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है ना। तो अभी हमने जो हेडिंग देखी वो हेडिंग क्या है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। जो एरिस्टोक्रेट्स थे उसके बाद जो न्यू मिडिल क्लास का राइज कहाँ से हुआ। So in western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and emergence of the commercial classes whose existence was based on production for the market. अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है राइज ऑफ मिडिल क्लास। नेशनलिज्म यहीं से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। जब हम बात करें राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की ना, तो मेकिंग कैसे हुई, एरिस्टोक्रेट्स तो ऑलरेडी थे ही, पर उनके नीचे कौन थे, क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। जो पीसेंट्स थे, जो बहुत पुअर सेक्शन से बिलोंग करते थे, वो क्या थे, सर्व्स क्या होते थे, पीसेंट्स में पुअर स्लेव्स तो भी माने जाते थे ना। तो क्या हुआ, ये गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इनके पास एजुकेशन के लिए नहीं था कुछ। पर जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, न्यू मिडिल क्लास की अगर हम राइज की बात करते हैं, तो क्या हुआ, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ओके, क्या हुआ, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई। जब इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई तो क्या हुआ, कमर्शियल ग्रोथ हो। जाहिर सी बात है, जब इंडस्ट्री बनेगी तो कमर्शियली वो और एक्टिव होंगे। कमर्शियल ग्रोथ ही, और कमर्शियल ग्रोथ के बाद क्या हो गया, मिडिल क्लास और इन्हांस्ड होने लगे। जिनके पास पैसे नहीं थे उनके पास पैसे आने लगे, और जब उनके पास पैसे आने लगे तो वो क्या हो गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन में चेंज हो गए। और जब वो बड़े बड़े बिजनेसमैन में चेंज हो गए तो क्या होने लगा, जब उनके पास पैसा है, पहले तो उनके पास पैसे नहीं रहते थे, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज और वास्ट होती गई, एरियाज उनके बढ़ते गए, उनके पास पैसे है। जब उनके पास पैसे है तो वो एजुकेटेड हो गए। जब वो एजुकेटेड हुए तो एक नया वर्ड आप सुनेंगे, लिबरल। लिबरल पे नेक्स्ट वीडियो बनेगी, बट लिबरल का एक मतलब बताते जो फ्री होते हैं, ठीक है ना, जिनकी सोच से वो फ्री होते हैं। तो क्या हो गया, इनकी जो सोसाइटी और जो उनका चेंज था वो क्या हो गया, लिबरल थिंकिंग हो गई। और जिसकी वजह से क्या हो गया, उन्होंने डिमांड की नेशनल यूनिटी की, ठीक है ना। तो जब उन्होंने नेशनल यूनिटी की डिमांड की तो उन्होंने किस चीज़ का अबॉलिशन मांगा, एरिस्टोक्रेसी की। कि धीमे धीमे उन्हें ये लगा कि भाई ये तो बाय बर्थ प्रिविलेज के संग ही पैदा हुए, इन्हें हर तरह का प्रिविलेज मिला, पर जो नाउ जो मिडिल क्लास थे ना, इनकी थिंकिंग क्या हो रही थी कि इनकी थिंकिंग की फ्री हो रही थी, क्योंकि दे आर ऑल्सो स्टार्टेड अर्निंग मनी। उनको क्या होने लगे, वो पैसे कमाने लगे, अर्न करने लगे। तो जिसकी वजह से इनकी थिंकिंग चेंज हुई, उनके अंदर आइडिया है नेशनल यूनिटी। आप अपना देख सकते हैं लास्ट में क्या कह रहा है, इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलरिटी। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से क्या हुआ, जब हम समाज में किसी एक को बढ़ते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर भी कॉम्पिटिशन आता है कि हमें भी आगे बढ़ना है। और जिसकी वजह से क्या हो, जो एक छोटी सी जो मांग स्टार्ट हुई थी ना कि एरिस्टोक्रेसी को जो प्रिविलेजेस मिल रहे वो प्रिविलेजेस अब हमें भी मिलने चाहिए, वो धीमे धीमे बहुत तेज रफ्तार पकड़ ली और जिसकी वजह से वो पॉपुलर हो गए। तो ओवरऑल जो बात थी न्यू मिडिल क्लासेस की, न्यू मिडिल क्लासेस अराइज कहाँ से हुए, जब इंडस्ट्रीज डे बाय डे बढ़ने लगी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो क्या हुआ, कमर्शियल ग्रोथ हुआ,
कमर्शियल क्लासेस की ग्रोथ हुई, कमर्शियल क्लासेस की ग्रोथ हुई तो जो लोग बहुत पुअर होते थे वो धीमे धीमे रिच होने लगे, जॉब करते करते पैसे कमाते कमाते, और जिसकी वजह से वो क्या हो गए, एजुकेटेड हो गए। जब कहते हैं ना कि अगर आप किसी गवार को करें तो गवार क्या करेगा, मजदूरी में बिलीव करेगा, पर जो एजुकेटेड होगा वो मजदूरी के संग संग पैसा अर्न करना भी सीखेगा। और जब हम पैसा अर्न करते हैं, जब हम एजुकेटेड होते हैं तो हमारी दिमाग क्या होता है, थोड़ा सा फ्री हो जाता है, लिबरल हो जाता है, तो हमें तरह तरह के नए नए आइडियाज़ आते हैं। और इन आइडियाज़ के चलते ये एक थीम से रफ्तार होने लगी थी, किस की, नेशनलिज्म इन यूरोप की। और इसी वजह से क्या था, जो एक आया था एबॉलिशन एट्रोक्रेटिक लोगों के लिए, वो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से पॉपुलर होने लगा। तो फाइनली जो ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलता है वो यही है कि न्यू मिडिल क्लास कैसे बना, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्हांसमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो हाँ, अगर हम यूरोप की बात करते हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करते हैं, मेकिंग की बात करते हैं, तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स आप कह सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि एरिस्टोक्रेट्स में एग्जांपल मैंने आपको दिया, लुईस 16 को उनकी वाइफ जो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती थी, कि वो कैसे करते थे। बट यहाँ पे एजुकेटेड लोग ने क्या किया, जो थर्ड स्टेट में आते थे ना, जो एकदम नीचे के तल में आते थे, उन्होंने अपने आप को कैसे डे बाय डे इंस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू अपने आप को और इन्हेंस्ड किया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। एंड स्टिल इफ यू गाइज आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज मेक श्योर टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। स्टे सेफ, stay happy, and yeah, one more thing, don't forget to like my video please students। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।